यह जो तथाकथित शराबबंदी है, बिहार जो है गरीबी रेखा के लगभग 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। तो यह देश में सबसे नीचे बिहार है। उससे जहाँ शिक्षा व्यवस्था अभी है चरमराई हुई बिहार की, उससे और नीचे चली जाएगी। और जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन मुझे उसी दिन था जिस दिन साइंस कॉलेज से पावती पत्र मिला था। और जब तक ये शिक्षा मंत्री उस पर दृढ़ निश्चय के। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य। जनता के मुद्दे जो पहले थे वही मुद्दे आज भी हैं, लेकिन उस मुद्दे पर कितना सरकारें आगे काम कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है, उसको समीक्षा करने का वक्त आया है। जैसे शराबबंदी की बात अभी चल रही है। 6 साल पहले 2016 में शराबबंदी लागू की गई, पूर्ण शराबबंदी। आज 6 बरस हो गए। 6 बरस में इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह जो तथाकथित शराबबंदी है, इससे कितने लाभ हुए हैं, कितने नुकसान हुए हैं, और लाभ किनको हुआ है, नुकसान किनको हुआ है, गरीबों को नुकसान हुआ है कि अमीरों को नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। शिक्षा पर समीक्षा करने की ज़रूरत है कि आज शिक्षा कहाँ पर खड़ा है, पहले शिक्षा की व्यवस्था कहाँ थी, और वह शिक्षा जो है आज गरीबों की शिक्षा का सवाल है, चाहे ये स्वास्थ्य की बात जो है, तो ये सब समीक्षा करने का विषय है। दूसरी बात, आज ये बिहार जो है गरीबी रेखा के लगभग 52% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। तो यह देश में सबसे नीचे बिहार है। तो इन चीज़ों की समीक्षा करने की ज़रूरत है कि बिहार में आज है गरीबी रेखा से जीने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा डेवलपमेंट मॉडल जो है वो परिवर्तन की गुंजाइश है, उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है। जो डेवलपमेंट मॉडल अभी हम चला रहे हैं उससे हम और पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इसमें आत्ममंथन और समीक्षा करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जी को हैं जो कि शिक्षा मंत्री हैं, काम हो रहा है क्षेत्र में, देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को शिक्षा विभाग मिला है। अभी उनको शिक्षा विभाग संभाले हुए 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं। और शिक्षा विभाग जिस अवस्था में उनको मिला है वह वहाँ अभी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो वह इतनी विसंगतियों के बावजूद उनको इस शिक्षा विभाग में काम करना होगा, और बड़ी ही दृढ़ इच्छा शक्ति से वो अगर काम करेंगे तब उन विसंगतियों पर, उन समस्याओं पर काबू पाएंगे। अगर वह दृढ़ इच्छा शक्ति का कहीं उनमें अभाव अगर दिखा तो निश्चित रूप से जहाँ शिक्षा व्यवस्था अभी है चरमराई हुई बिहार की, उससे और नीचे चली जाएगी। रामबल्ली सर को कैसे जाना जाए? हम लोग तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन गरीबोन्मुखी हैं, विचारधारा पर चलते हैं, और इसी बेबाकी के कारण बहुत कहीं कहीं हम लोगों को मतभेद भी होता है। तो मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है। तो इस तरह के होने चाहिए, डेमोक्रेसी में इसका भी जगह मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सारे लोग एक ही बात कहें, जिनको जहाँ जो अच्छा लगे, सत्य बात हो, अपनी तरीके से बातें रखनी चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सर, क्या लगता है कि इसके बाद वाला जो जनरेशन है वो किस तरह से आइडियोलॉजी पे काम कर सकता है? अभी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विचारधाराएं ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। चाहे वह देश की आज़ादी की बात करें या देश की आज़ादी से पूर्व की बात करें, तो जितनी भी संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई है सब विचारधाराओं पर ही लड़ाई हुई है। ये जाति पर लड़ाई नहीं होती है। जाति पर लड़ाई को बहुत संकुचित दायरे में लेकर देखी जानी चाहिए। जाति और धर्म की लड़ाई से ऊपर उठ करके विचारधाराओं की बात करनी चाहिए, और उसी का समर्थक लोगों को बनना चाहिए। तो पढ़ते थे उस समय तो ढिबरी जला के पढ़ते थे। ढिबरी और ललटेन युग से आते आते हम लोग यहाँ पर पटना साइंस कॉलेज में पढ़े, और जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन मुझे उसी दिन था जिस दिन साइंस कॉलेज से पावती पत्र मिला था एडमिशन के लिए। तो उस समय तो पोस्ट कार्ड ऐसा कार्ड मिलता था, और वही पत्र मिला तो हम लोग साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे। तो उस समय पहली दफ़ा पटना में आए थे और पहली दफ़ा साइंस कॉलेज को देखा था, और साइंस कॉलेज में एडमिशन होने में ही इतना गर्व महसूस हो रहा था जितना आज हमको विधायक बनने में गर्व महसूस नहीं होता है या मंत्री बनने में नहीं होगा। इसलिए उस तरह की स्थितियां से हम लोग गुजरे हैं, और आज भी उस गुजरे हुए स्थितियों को याद है और उस पर चलते हैं, अमल करते हैं जितना बनता है। स्टूडेंट के लिए जो अभी कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं सर, उनके लिए क्या संदेश है आपका? स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही दुखद स्थिति है। अभी देखिएगा कि जब पटना विश्वविद्यालय ऐसे है, कॉलेज में, सारे कॉलेजों में देखिएगा कि शिक्षक का पद रिक्त है। तो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई क्या हो सकती है, समझ सकते हैं।
और पटना विश्वविद्यालय के छोड़ दीजिए तो बाकी बिहार के लगभग सारे विश्वविद्यालयों में ये जो सत्र जो है से अनियमित है। अब 2-3 साल के कोर्स को विद्यार्थियों को पूरा करने में कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल लग जा रहे हैं। तो इससे कितना प्रभावित होता होगा उनका भविष्य, या कितने खर्च बढ़ जाते होंगे, या आसानी से समझी जा सकती है। तो इस तरह से सरकार को शिक्षा व्यवस्था में तो और भी आचूल और चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और जब तक ये शिक्षा मंत्री उस पर दृढ़ निश्चय के कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये बातें नहीं बनेगी, और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था जो है आज एक मजाक का पात्र बन करके बिहार में रह गया। कहाँ से बिलोंगिंग करते हैं सर, कौन से जिला से और क्या है? हम अरवल जिला है, मगध का एक छोटा जिला अरवल है, उससे आते हैं। और पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, सब में परिवर्तन की गुंजाइश है। और परिवर्तन साधारण नहीं, परिवर्तन बहुत बड़ी परिवर्तन की गुंजाइश है, तब जा कर के बिहार शिक्षा को पटरी पर हम मानेंगे। आज सिर्फ डिग्री देने का एक संयंत्र बन गया है विश्वविद्यालय। पढ़ाई की व्यवस्था कहीं नहीं है, प्रैक्टिकल की व्यवस्था कहीं नहीं है। और इतनी गिरावट है कि अब रिसर्च की बात करना, अब एक्रेडिशन की बात करना, नए एक्रेडिटेड कॉलेज मात्र बिहार में 33-34 रह गए हैं, जबकि हज़ारों कॉलेज हैं बिहार के अंदर। और नए एक्रेडिशन नहीं है तो उससे यूजीसी से ग्रांट भी नहीं मिलेंगे, यूजीसी से मान्यता भी हो सकती है कि कल खतरे में पड़ जाए। तो इस तरह की स्थिति से बिहार गुजर रहा है शिक्षा के मामले में। आपकी सरकार है सर, आप लोग काम अब करिए। सरकार हमारी है, लेकिन ये तो विरासत में मिली है ना। शिक्षा कोई आज नहीं बदतर हुई है कि आज सरकार हमारी 4 महीने से है। तो 4 महीने में चंद्रशेखर जी कोई जादू के छड़ी नहीं घुमा दें कि सारे उनके कुर्सी पर बैठते ही सारे समस्याएं सोल्व हो जाए। ये तो विरासत में मिली हुई समस्या है, जिसको सोल्व करने में समय भी लगेगा और इच्छा शक्ति भी रहनी चाहिए, तब जा कर के पटरी पर गाड़ी आएगी। अब हमारी विचारधारा जो है दूसरे की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, वहाँ तो डिबेट होंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि मन मुटाव हो जाए, मन भेद हो जाए। डिबेट होते हैं, और हम लोग तो खैर उच्च सदन के सदस्य हैं, वहाँ पर तो डिबेट की ही गुंजाइश होती है। लेकिन वहाँ के विचारों से सरकार बनती और बिगड़ती नहीं है। लेकिन इधर के कालखंडों में देखा जा रहा है कि वहाँ भी जनतंत्र प्रभावित हो रहा है। डिबेट होने के बजाय वहाँ भी सरकार के नियंत्रण में सदन चल रहे हैं। तो यह थोड़ा सा आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक स्थिति है कि सदन जो है स्वतंत्र होनी चाहिए, और सदन की जो मर्यादा है वह सरकार से ऊपर की चीज़ है। और जो भी जन सरोकार से जुड़े मुद्दे होते हैं उस पर बेबाकी से उच्च सदन में बहस होनी चाहिए। यही हमारी इच्छा है और यही जनतंत्र का तकाजा भी है। और इस पर अगर हम लोग अगर कायम रहे तो निश्चित रूप से आगे आने वाला बिहार जो है विकसित बिहार होगा। सर उसके बारे में बताइए, जैसे मान लीजिए कोई बिल पेश करना हो हमको, है ना, तो उस प्रक्रिया के लिए कैसे करना होता होगा आप लोगों को? अब जैसे अभी एक उदाहरण मैं दूं कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद है, वो उनका एज समाप्त हो रहा था, उनके साथ साथ सारे सदस्यों का। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का उम्र बढ़ाने का एक बिल लाया, सदन में आया, निम्न सदन से पास हो गया था, उस सदन में आया। मैंने इसका विरोध किया था उस समय। विरोध इसलिए किया था कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी व्यवस्था नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में ले लें, हाई कोर्ट में ले लें, या बिहार लोक सेवा आयोग में ले, यूपीएससी में ले, कहीं भी किसी तरह का आयोग में कि मेंबर के अलग एज हो और चेयरमैन के अलग हो, ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन बिहार में पहली बार एक ऐसी बिल आई जो अध्यक्ष के उम्र बढ़ाए गए और सदस्यों का उम्र वहीं छोड़ दिया गया। इस पर मैं विरोध किया, तो उस समय के तत्कालीन सभापति जी ने इसका कहा कि नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अस्मिता से जुड़ी हुई बात है, इसको विरोध आप नहीं कीजिए। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको बिल किसी भी तरह पास कराना है, आप वापस ले लीजिए ध्यानाकर्षण। तो ध्यानाकर्षण उस समय वापस लेना और नहीं लेना बात नहीं, बात है कि चीज़ों को बहस करने की आज़ादी भी नहीं अगर सदन में रहेगा तो फिर कैसे लोकतंत्र कायम रहेगा, लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखेंगे हम लोग। और ये शून्यकाल क्या होता है सर? शून्यकाल में जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जो त्वरित जिस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को सदन में उठाया जाता है। जो सनसनीखेज न्यूज़ होता है, जो तत्कालिक कहीं कोई घटना घट गई या कोई अप्रत्याशा इस तरह की है। लेकिन शून्यकाल भी एक सरकार के अन्य कार्यों की तरह एक शिथिल कार्य के रूप में गिनती होती है। शून्यकाल पर कोई एक्शन नहीं लिए जाते। सारे प्रश्नों को शून्यकाल के जो जितने प्रश्न होते हैं सबको शून्यकाल समिति में डाल दिया जाता है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है लोकतंत्र के लिए भी।